What's up guys, I hope you are doing well। ये वीर वेलकम टू स्टाइल लवर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आप लोग सोच रहे होंगे कि मूवी दिखाने जा रहा हूँ कि आप लोगों को मुन्ना भाई एमबीबीएस तो ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली अभी रिसेंटली एक और कंट्रोवर्सी सामने निकल कर आई है और ये भी कंट्रोवर्सी जो है वो यहाँ पर निकल कर आ रही है मैडम कंगना रनावत की साइड से। उनके द्वारा बोला गया, अब यहाँ पर रिप्लाई किया गया बेसिकली कि दूसरा गाल आगे करने से सिर्फ भीख मिल सकती है, आजादी नहीं। आप लोगों को याद होगा जब गांधी जी की हम लोग बेसिकली स्ट्रेटजी के बारे में बातें करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से देश को आजादी दिलाई है, ठीक है। तो उसमें वो हमेशा वायलेंस से बचते थे, यानी कि वायलेंस से हमेशा दूर रहते थे, हमेशा नॉन वायलेंस को फॉलो करते थे। तो इसमें एक डायलॉग था कि अगर आप लोग के कोई एक कान पर थप्पड़ मारे एक गाल पर, तो आप लोग दूसरा गाल उसकी तरफ को कर दो, ठीक है। और फिर संजय दत्त बोलता है कि यार दूसरे पर भी मारे, तो फिर कहता है फिर आप गांधी जी ने कुछ बोला ही नहीं। उन्हें कहता है सर्किट कह रहा है कि आगे तो गांधी जी ने कुछ बोला ही नहीं, आगे तो फिर करो जो करना है। तो वो वाला फंडा जो था उनके द्वारा बेसिकली नॉन वायलेंस की पॉलिसी फॉलो करने के लिए बोला गया था कि अगर कोई भी आप लोगों के साथ में हिंसा करता है, कोई आप लोगों को गाली देता है, कुछ ऐसी हरकतें देखने को मिलती है, तो आप उस इंसान को रिप्लाई न करें। कहने का मतलब यहां पर ये था। एक और सीन था जो मुझे बड़ा प्यारा लगा था मूवी के अंदर में। आप लोगों ने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर पर्सन है वो कि जो कि गेट के आगे पान थूक के जाता है, ठीक है। तो डेली अपना उठाया उसको साफ कर दिया, डेली उठाया साफ कर दिया, तो एक दिन उसको खुद से शर्म आ गई। तो हालांकि इस चीज के अंदर पेशेंस की काफी ज्यादा जरूरत है, इसीलिए महात्मा गांधी जी को यह माना जाता था कि बहुत ज्यादा पेशेंस था इनके अंदर, ठीक है। आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप लोग जाएंगे तो दुनिया भर की ऐसी कंट्री है जहां पर महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी फॉलो की जाती है कि कैसे कंट्री को एक तरीके से अगर कोई कंडीशन बन गई उससे बाहर निकालना है। इवन अगर मैं आप लोगों से बात करूं, अभी एक न्यूज पढ़ रहा था, तो यहां पर आप लोग देखिए हांगकांग के अंदर जब आप लोग जाएंगे, यानी कि चाइना के अंदर, चाइना का पार्ट है बेसिकली हांगकांग, तो यहां पर कहीं आप लोगों को हांगकांग देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर भी क्या किया गया, गांधी जी का जो डिसोबीडिएंट जो बेसिकली मूवमेंट इनके द्वारा चलाया गया था, सिविल डिसोबीडिएंट, तो उसको फॉलो करने की कोशिश की गई, तो उसके चलते उस पर्सन को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आज की डेट में भी गांधी जी की जो पॉलिसी थी कि हाँ आप लोगों को कभी भी किसी के साथ में लड़ना नहीं है, एक तरीके से वायलेंस नहीं फैलाना है, तो वो वाली पॉलिसी आज के डेट में भी फॉलो की जाती है। तो फिर से यहाँ पर इनके द्वारा, साहिबा के द्वारा फिर से मजाक उड़ाया गया यहाँ पर अभी इस पर्टिकुलर मुद्दे का। तो ये एक तरीके से काफी एक अलग तरीके का माहौल क्रिएट करता है सोसाइटी में, एक कैओस क्रिएट कर देता है, ठीक है। यानी एक तरीके से हेल्थ के मुद्दे हैं, एजुकेशन के मुद्दे हैं और क्लाइमेट के मुद्दे, पोल्यूशन के मुद्दे, उन सब मुद्दों को छोड़कर यहां पर एक बिना बेतुका मुद्दा यहां पर उड़ जाता है जिसके पीछे फिर लोग लग जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी का एक जो सोचने समझने का तरीका है उसको भी हैम्पर करता हुआ आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। तो ये ऐसी चीजें जो हैं मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि इन चीजों से जितना बचो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने डिस्टेंस बना के रखो, आप लोग अपने काम पर फोकस कीजिए। मान लीजिए इनके द्वारा कोई कमेंट कर दिया गया है, अगर उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया और कोई रिएक्ट ही ना करे तो कैसा रहेगा। यही पॉलिसी थी महात्मा गांधी जी की भी, ठीक है। तो वो पॉलिसी फॉलो कर भी इस तरीके की चीजों को हम लोग टैकल कर सकते हैं। ओके, मेरा तो ये विचार है, बाकी आप लोगों का क्या विचार है, ये सही बोला गया है यहाँ पर या गलत बोला गया। फिर से वही शब्द यूज कर दिया गया कि दूसरे गाल पर अगर आप लोग एक तरीके से दूसरा गाल आगे करेंगे तो भीख मिलेगी, आजादी नहीं। तो इस तरीके से शब्द जो यूज किए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं खुद एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, शानदार डिस्कशन रहने वाला है यार, काफी प्यारे आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इवन जो कई सारे अभी रिसेंटली यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं यहाँ पर कवर करूंगा ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। दो पार्ट में पूरा डिस्कशन रहेगा, पहले में हम लोग एडिटोरियल देखेंगे, दूसरे में न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक अगर देखना है आप लोगों को तो एक काम जरूर और कीजिएगा कि पेन और कॉपी लेकर बैठेगा और एंड तक अगर देखोगे तो ही आप लोग जो है एक अच्छे लेवल पर एक प्रोडक्टिव डिस्कशन सुनकर आप लोग जा पाओगे। वरना ऐसा होता है ना, कई सारे बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा देख लिया फिर बंद कर दिया, तो फिर क्या करते हैं बाद में देख लेंगे, बाद में फिर देख भी नहीं पाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, एक बार खोल के बैठ के तो पूरा कंप्लीट करो, उसको एंजॉय करो। एक करंट अफेयर का लेक्चर है, इस तरीके से एंजॉय करो कि यार जैसे आज कुछ कल क्या हुआ पूरे देश के अंदर यार वो जानने को मिलेगा। तो काइंड ऑफ अपने अंदर एक ऐसा माइंडसेट आप लोग रखो जब कुछ पढ़ने बैठते हो कि आओ यार कुछ नया सीखते हैं। अगर ये वाली टेंडेंसी के साथ में पढ़ना स्टार्ट करोगे तो हमेशा एक प्रोडक्टिव स्टडी आप लोग कर पाओगे, ठीक है। तो एडिटोरियल काफी शानदार है, मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेक्चर की पीडीएफ सारी आप लोगों को इकट्ठी टेलीग्राम पर मिल जाती है, तो इसको जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम पर। आप लोगों को मैंने कल जो था आप लोगों की जो पीडीएफ थी ना जो कंप्लीट मंथ की, तो मैंने आप लोगों को सितंबर और अक्टूबर मंथ का भी पूरा रिवीजन का जो वीडियो था, जो आप लोगों की पूरी मंथली वीडियो आती है, वो मैंने प्रोवाइड करा दिया टेलीग्राम पर, ठीक है। तो यहां से जाकर देख लेना और जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं उनके भी आंसर आप लोग यहाँ पर देखते हैं। मैंने पूछे थे सारे क्वेश्चन आप लोगों से, तो धोलावीरा जो था उसके बारे में पूछा था, ठीक है। इसी के साथ में मैंने बोला था रामप्पा, तो रामप्पा टेम्पल और धोलावीरा दो ऐसी साइट थी जिनको रिसेंटली अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट बनाया गया था, ठीक है। और बाकी यहाँ पर जो
यूसीसीएन के अंदर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, तो श्रीनगर था, यहाँ पर मुंबई था, हैदराबाद था, चेन्नई था, जयपुर था और वाराणसी था, जिनको रिसेंटली अभी मैंने कहते हैं क्रिएटिव लिस्ट की कैटेगरी में डाला गया कि यहाँ पर यूएन के द्वारा, तो वो वाली चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। और ईरान का आयरन डोम है, जैसे हम लोगों ने S-400 सिस्टम डिस्कस किया था, ऐसे ईरान का आयरन डोम, और यूएसए का क्या था, यूएसए का थार्ड सिस्टम था। तो छोटी छोटी चीजें यार क्वेश्चन बन जाते हैं, बाकी तो आप लोगों से और भी बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा और बहुत सारी चीजें आप लोगों की रिवाइज भी हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अगर आप लोग इनको अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो अटेम्प्ट कीजिए, फिर इनका आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है एक मैप बेस्ड क्वेश्चन, जो मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया है। बोला जा रहा है कि एक स्टेट आइडेंटिफाई आप लोगों को करना है, जो बोलता है कि यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू द स्टेट, इस स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू होती है। जब आप लोग पृथ्वी के ऊपर जाएंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा, ये है बेसिकली यहाँ पर, ये है इक्वेटर, ये होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये होगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर ऊपर वाली जो लाइन है, रेखा है, उसके बारे में बात की जा रही है। बोला जा रहा है स्टेट एक तरीके से जो स्टेट हैज मोर नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन, ठीक है, तो मोर नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और स्टेट जो है यहाँ पर ये इंटरनेशनल बॉर्डर टच करता है, किसके साथ में, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ में। तो जब मैंने आप लोगों को बताया था, कई बार आप लोगों को याद होगा, मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप लोग कई बार पढ़ाई है, कहां कहां से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर मैंने बोला था कि अब थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, और जब भी क्वेश्चन बनेंगे मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनसे आप लोगों के बन सकते हैं। याद आ रहा है, अगर आप लोग रेगुलर सुन रहे हैं तो देखिए डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन क्या है, जरा सा क्वेश्चन है पिद्दी सा, यानी कि कोई दम नहीं है क्वेश्चन के अंदर में, पर लेकिन क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम कर दिया कि आप लोग कंफ्यूज आ जाओ कि यार ये चल क्या रहा है। तो ये ऐसा यूपीएससी का ट्रेंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले आप लोगों से आर्टिकल पूछा गया था, अब यहां पर आप लोगों से पार्ट पूछ लिया है। ये एक क्वेश्चन है, रिपीटेडली कई बार पूछा जा चुका है, उसका एंगल चेंज कर करके बोला गया था। एक प्रोविजन के बारे में बोला गया था, प्रोविजन द स्टेट shall take step to separate the judiciary from the executive। तो यहां पर जब जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से ये सेपरेट किया जाता है, तो इसके बारे में बात की जा रही है इन पब्लिक सर्विस। तो स्टेट जो है वो किसके अंदर आप लोगों को पार्ट के अंदर यहां पर देखने को मिलेगा, ये इनकॉर्पोरेटेड किया गया है। पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 या फिर पार्ट 7। तो ये मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया, पर लेकिन लैंग्वेज चेंज कर दिया थोड़ी सी, तो आप लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे, यार ये क्वेश्चन कहां से आ गया। तो यार ये क्वेश्चन सारे आप लोगों को पॉलिटिकल लेक्चर उठाकर देखोगे ना आप लोग, तो ये सारे डिटेल में मैंने सारी चीजें पढ़ा रखी है। पर लेकिन एग्जामिनर भी आप लोगों की भावनाओं के साथ में खेलता है, वो क्या करता है, पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर देता है, ट्विस्ट कर देता है। चलिए आप लोग इनको अटेम्प्ट कीजिए, या तो वीडियो के एंड में या फिर इनको कल बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग इन क्वेश्चन के ऊपर टाइम तो सोचो अच्छे से, ठीक है, ताकि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सको। आइए अब यहां पर बात करेंगे एडिटोरियल के बारे में, और फिर न्यूज एनालिसिस हम लोग देखेंगे। एक पर्टिकुलर जज को अभी क्या किया गया है, यहां पर अभी मद्रास हाई कोर्ट से उनको ट्रांसफर कर दिया गया बेसिकली मेघालय के अंदर में। तो उसी की वजह से ये आर्टिकल है, कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी क्रिएट हो गई है। बोला जा रहा है कि ये पनिशमेंट है क्या, इस तरीके से आप लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। और ये कोलेजियम सिस्टम बताता कि नहीं कैसे काम करता है, ऐसा लग रहा है अलादीन का चिराग है, कोलेजियम सिस्टम क्या निकलेगा किसी को पता ही नहीं है। तो बताओ भाई कोलेजियम सिस्टम के अंदर क्या है, कौन कौन कैसे काम कर रहा है। तो कोलेजियम सिस्टम क्या है, इसी के साथ में आप लोगों को एनजेएसी के बारे में बताऊंगा। एक बच्चे के द्वारा बोला भी गया था सर ये एनजेएसी क्या था, तो ये इसके बारे में बातें करेंगे, तो काफी प्यारा आर्टिकल होगा, समझेंगे काफी अच्छे से, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होगा। तो इंटरेस्टिंग वे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। यहां पर आज की डेट में बात करें हेल्थ के बारे में, तो काफी इंपोर्टेंट मुद्दा बन जाता है, खासकर कोरोना वायरस को देखकर। तो हमारी कंट्री में जब भी हेल्थ की बात आती है तो प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट काफी ज्यादा सपोर्ट करती हुई नजर आती है। तो उसी के बारे में आर्टिकल है। बोला यह जा रहा है कि अगर रियलिटी में आप लोग चाहते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लोगों को प्रोवाइड कराना, तो भाई साहब थोड़ा सा आप लोग को अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो कई सारे ऐसे पॉइंट है जो प्रीलिम्स में भी काम आ सकते हैं आप लोग के, और इसी के साथ में आंसर राइटिंग में भी काम आ सकते हैं। और इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों से, तो क्या आप लोग बोलोगे, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन चल रहा है उसके बारे में आर्टिकल है। इस आर्टिकल को मैं यहां पर नहीं, न्यूज एनालिसिस वाले पोर्शन में डिस्कस करूंगा, क्योंकि वहां पर कई सारे आर्टिकल आ रखे हैं दिल्ली पॉल्यूशन को लेकर। तो वहां पर एक ओवरव्यू ले लेंगे, वही बातें हैं क्यों पॉल्यूशन है, तो पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश क्या क्या दिक्कत हो रही है, उसकी वजह से वो सारी बातें यहां पर डिस्कस की जा रही है। तो इसके बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये वाला जो आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, मैंने आप लोगों को याद होगा एक आर्टिकल डिस्कस किया था कुछ दिनों पहले। उस आर्टिकल में मैंने आप लोगों से एक मूवी के बारे में बात की थी, जिस मूवी में बेसिकली ये बताया गया था कि किस तरीके से आज की डेट में जो सप्रेस्ड कम्युनिटी होती है उसको, डिप्रेस्ड कम्युनिटी और ज्यादा उसको सप्रेस किया जाता है। और जय भीम अभी एक मूवी आई थी, तो उसी के चलते आर्टिकल है। तो थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन एंगल समझाऊंगा, शेड्यूल 6 के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, जो कि थोड़ा जिक्र भी यहां पर किया गया है। तो इंपोर्टेंट आर्टिकल आप लोगों का बन जाता है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा, ठीक है। ट्राइबल कम्युनिटी के लिए क्या इश्यूज हैं, किनको हम लोग को फॉलो करना चाहिए, तो कई सारे ऐसे इश्यूज बन जाते हैं। और अभी ट्राइबल से रिलेटेड जो डे सेलिब्रेट किया गया उसके बारे में आप लोग क्वेश्चन बताना है कि किस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी से रिलेटेड है वो, और वहां पर कौन सी डेट उसके लिए डिसाइड की गई है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, ठीक है।
इसके बारे में समझेंगे। ये एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा। यहाँ पर ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के बारे में बात की जा रही है, तो समझेंगे कि राइटर क्या बोलना चाह रहे हैं। उनको तो लग रहा है कि इंडेक्स ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जाता है, पर लेकिन आप लोगों से जो स्टैटिक क्वेश्चन बनेगा वो मैं बैकग्राउंड में बताऊंगा। इंडेक्स क्या है, इंडिया की रैंक क्या है, कहां कहां पर क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो वो हम लोग समझेंगे। तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अच्छे से इसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर साइड में आप लोग आएंगे, ये आर्टिकल वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लेकिन इस आर्टिकल की कुछ बातें इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं। इस आर्टिकल में नॉर्मली ये बोला गया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इलेक्शन उसके होने जा रहे हैं कर्नाटक के अंदर। जैसे आप लोग को देखने को मिलता है पार्लियामेंट के अंदर बेसिकली लोकसभा और राज्यसभा, ऐसे ही राज्य के अंदर होता है जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। तो उसी के चलते उसके अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो हमारे काम का नहीं है, पर जो इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर बन जाता है वो आप लोग को ये देखने को मिलेगा। कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि ऐसे कितने राज्य हमारे देश में जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। देखिए लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है उसको आप लोग विधानसभा बोलते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल को आप लोग विधान परिषद बोलते हैं। तो विधानसभा और अगर विधानसभा के बारे में बात करें और विधान परिषद के बारे में बात करें, तो कंपेयर अगर करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे विधानसभा हो गई वो लोकसभा के बराबर है, ठीक है, और विधान परिषद हो गई वो राज्यसभा के बराबर है। बराबर नहीं मतलब इक्विवेलेंट आप लोग बोल सकते हैं कि हाँ ऐसा ही पैटर्न वहां पर है राज्य के अंदर जैसा यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। पर लेकिन ये जो पैटर्न है ये सब राज्य में नहीं है। टोटल मिलाकर आज के डेट में 6 राज्य ऐसे हैं जिसके अंदर ये पैटर्न आप लोग को देखने को मिलेगा। पहले 7 थे, पर लेकिन जम्मू एंड कश्मीर जो है वो अब यहाँ पर यूनियन टेरिटरी बन गया, तो अब ये यहाँ से गिर गया है इस पर्टिकुलर लिस्ट से। अब टोटल मिलाकर 6 राज्य हैं ओनली। एक तो उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, तो अगर उत्तर प्रदेश से आप लोग आते हैं, यहाँ पर अभी इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो याद रखिएगा इसके अंदर 404 सीट है बेसिकली एमएलए की, यानी कि जो आप लोग के विधायक जी होते हैं एमएलसी की। यहां पर आप लोगों को 100 सीट देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश के अंदर में। बिहार से अगर आप लोग आते हैं तो यहां पर 243 या 58 के करीब सीट आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। आंध्र प्रदेश 176, 58, कर्नाटका यहां पर 225 और 75। तो ये कर्नाटका के बारे में बेसिकली बात की जा रही है जहां पर इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है। तो कर्नाटका हमारी कंट्री में एक राज्य है साउथ इंडिया के अंदर जो कि केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र और गोवा को टच करता हुआ नजर आता है। तो इस राज्य के अंदर इलेक्शन है, इसके बारे में बातें की जा रही है। महाराष्ट्र के अंदर 289 और 78 और तेलंगाना 119 और 40। तेलंगाना 2014 में एक नया राज्य हमारे देश में बनाया गया था, कहां से अलग करके, आंध्र प्रदेश से अलग करके। तो इसी के पैटर्न पर यहां पर आज की डेट में आप लोगों को 6 राज्य टोटल अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो 2 तो याद ही नहीं करने, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तो एक ही हो गए, ठीक है। एक क्यों हो गए, क्योंकि अलग निकाल के लगाया तो उसमें भी होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार यहां पर मिले हुए और यहां पर आप लोग इनके बारे में याद रखना कर्नाटका और महाराष्ट्र। तो 6 राज्य आप लोगों को पता होना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत बार फ्रीक्वेंटली आप लोगों से पूछा जाता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में मैं आप लोगों से बातें करता हूं। विधानसभा और विधान परिषद को जब आप लोग देखेंगे, मैंने बताया अभी 6 राज्य के अंदर में, तो विधानसभा के अंदर नॉर्मली बोला जाता है कि 60 से लेके 500 के करीब एमएलए यहां पर होंगे जिनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। देखिए कंफ्यूज मत होना, राज्यसभा उसके सॉरी जो पार्लियामेंट के अंदर आप लोग जाएंगे उनको हम लोग एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हिंदी में बोलते हैं उनको सांसद, ठीक है। इसी के साथ में जब आप लोग राज्य के अंदर आते हैं उनको हम लोग एमएलए या फिर एमएलसी बोलते हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं क्या बोलते हैं नॉर्मली, तो यहां पर बोलते हैं इनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इनको आप लोग विधायक बोलते हैं, कई बार आप लोगों ने सुना होगा विधायक जी, ठीक है। तो विधायक जी होते हैं छोटे और सांसद जी होते हैं बड़े, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, और वो पार्लियामेंट में होते हैं, ये होते हैं कहां पर, स्टेट के अंदर में। छोटी छोटी बातें पर कई बार कंफ्यूजन में आप लोग आ जाते हैं जो नया नया पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मेंबर जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं हमारे देश में। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो डायरेक्ट आप लोग इलेक्ट करोगे उनको कि हाँ कौन हमारा बेसिक यहां पर विधायक होगा, तो वो फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल पार्टी जो मेजोरिटी में आती है वो क्या करती है, वो अपना चीफ मिनिस्टर चुन लेती है कि यार ये चीफ मिनिस्टर होगा, 5 साल के लिए उसको चुन लेते हैं। और फिर यहां पर जो बेसिकली ये विधानसभा होती है इसको जो हेड करता है वो होता है कौन, यहां पर स्पीकर, ठीक है। तो स्पीकर जो होते हैं वो हेड होते हैं, जो कि जो सी पार्टी सबसे स्ट्रॉन्ग होगी उसमें से स्पीकर निकल कर आता है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे लोकसभा के अंदर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। अब ये आप लोगों से रेयरली कोई क्वेश्चन पूछेगा यहां से, क्योंकि ये सब जानते हैं, बहुत ही नॉर्मल सी चीजें है यार, ये तो सबको पता होता है, हाँ ऐसे ऐसे होगा। पर लेकिन ये वाली जो है सब राज्य में नहीं है, तो इसलिए इसके बारे में सब लोग नहीं जानते हैं। इसलिए एग्जामिनर जो है वो अपनी लार जो है वो यहां पर टपकाए रखते हैं कि यहां से क्वेश्चन बनाएंगे और बच्चों को फंसाएंगे, उन्हें कि बच्चों के साथ में खेलेंगे। तो यहां से वो बेसिकली ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकाल के लेके आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार बन चुका है, क्वेश्चन एवरग्रीन है कि अगर विधानसभा बनानी है तो उसमें कितनी सीटें होनी चाहिए। बोला जाता है कि लेस देन 1/3 ऑफ विधानसभा, यानी कि एक तरीके से जो विधान जो बेसिकली यहां पर विधान परिषद के अंदर कितनी सीटें होनी चाहिए, तो यहां पर बोला गया लेस देन 1/3, यानी कि जितनी इसके अंदर सीटें हैं उसकी 1/3 सीट यहां पर होनी चाहिए। यानी कि अगर यहां पर 60 सीटें इन्होंने बोल दिए तो यहां पर 20 सीट होनी चाहिए।
एक मिनट, अब यहां पर थोड़ा सुनिएगा जब मैं आप आगे बोलूंगा। बोल तो गया कि 20 सीट होनी चाहिए, पर लेकिन पता चला किसी राज्य में बहुत ही कम सीटें हैं, ठीक है। तो यहां पर ऐसा भी नहीं है कि ये बना तो दिया पर काम नहीं कर रही ढंग से, तो 20 सीटें यहां पर मिनिमम नहीं रखी गई। ये बोला गया कि मिनिमम यहां पर एट लेस देन 1/3 होना चाहिए, पर लेकिन अगर 1/3 से नीचे जाने पर अगर हो जाती है बहुत कम, तो मिनिमम सीट रखी गई 40, यानी कि 40 से ऊपर होना चाहिए और लेस देन 1/3 होना चाहिए। समझ में आया? यानी कि अगर कल को मान लीजिए इन्होंने बोला 1/3 होना चाहिए, ठीक है, और 1/3 जो है वो 40 से नीचे चली गई, तो उनको इतना है कि आप लोग 40 और मेंबर रख लो ताकि थोड़ा डिबेट डिस्कशन तो, वरना 2-4 मेंबर आते हैं 2-4 नहीं आते हैं, पता चला वो काम ही नहीं कर रहा है, फालतू में बना लिया। ओके, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहां पर मेंबर कहां से आते हैं? 1/3 मेंबर तो रहते हैं, वो इलेक्ट किए जाते हैं जो मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज होते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों से पूछ ले जाए तो यहां पर 1/3 तो रहते हैं इलेक्ट किए जाते हैं बाई एमएलएस ऑफ द स्टेट, 1/3 रहते हैं लोकल बॉडीज पंचायत वगैरह, 1/12 जो रहते हैं टीचर्स की साइड से आते हैं, 1/12 जो रहते हैं ग्रेजुएट की साइड से आते हैं, और 1/6 जो रहते हैं वो गवर्नर जो है वो उनको नॉमिनेट करते हैं। किससे? यहां पर आर्ट, साइंस, लिटरेचर, ये सारी चीजों से। तो ये क्वेश्चन भी इतनी बार पूछा जा चुका है कि 1/12 कहां से आते हैं, 1/6 कहां से आते हैं। तो इसके ऊपर मैंने पॉलिटी का आप लोगों से अलग से लेक्चर भी लिए हैं, ठीक है, पॉलिटी में डिटेल में पढ़ाई है, तो यहां भी आप लोगों का मैंने सोचा थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा। तो एमएलसी जो होते हैं इनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है जो कई बार फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है, 6 साल इनका टाइम पीरियड देखने को मिलेगा, और 1/3 जो इनका एक तरीके से एवरी 2 जो इनका 1/3 जो मेंबर रहते हैं एवरी 2 ईयर रिटायर होते रहते हैं। तो इसीलिए एक परमानेंट हाउस होता है, जैसे राज्यसभा कभी डिसोल्व नहीं होता ना, इसी तरीके से ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जैसे राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं लीडर, तो यहां पर भी चेयरमैन ही आप लोगों को लीडर नजर आएंगे, ना कि स्पीकर। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अगर इन राज्य से आप लोग आते हैं तो इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दबाकर, ठीक है, तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगा इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं ताकि आप लोग इसको चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ और कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहां पर देखने को नहीं मिले, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से जो पूछे जाएंगे हमेशा वहां से बनेंगे जहां पर लगेगा कि हाँ ये इंसान जो है ये थोड़ा हल्का पड़ेगा, ठीक है, तो वो वाली चीजें आप लोगों को नजर आएंगी। ये साइड में जो आप लोगों को यहाँ पर नंबर सिस्टम, ये बेसिकली नंबर, ये यहाँ पर आप लोगों को डेटा पॉइंट देखने को मिलेगा। इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो वुमेन है वो काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा, हर टाइम इंपैक्ट पड़ता है। कोविड-19 का भी इंपैक्ट यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है, यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा जब जब दिक्कत होती है। सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर दिक्कत पड़ती है, तो यहाँ पर जो भी आर्टिकल दिक्कत सबमिट किए जाते हैं लोगों के द्वारा ज्यादा किए गए हैं पर फीमेल के द्वारा कम किए गए हैं, तो इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे ज्यादा। ये भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली इसमें क्या बातें बताई गई थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि माइंड में ये ना हो कि क्या था यार इसके अंदर, ठीक है, उन्हीं के पहचानो कौन की क्या था, ठीक है क्या। अभी चाइना के अंदर एक प्रेसिडेंट है इनके जिनको बोलते हैं सी जिनपिंग, ठीक है। एक बार जब हमारे देश में आए तो यहाँ पर इनका नाम जो था ऐसे ए सी लिखा हुआ है यहाँ पर XI, तो यहाँ पर इसको 11 बोलना स्टार्ट कर दिया था, तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई थी, ठीक है। रोमन लेटर नहीं होते हैं कि जैसे 10 हो गया 11 हो गया, तो यहाँ पर इनमें 9 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि 8 ऐसे लिख देते हैं, तो इसमें यहाँ पर जो ऐसे लिखा तो इसको 11 जिनपिंग बोलने लगे थे हमारे देश के अंदर में तो बड़ी एक तरीके से इंटरेस्टिंग चीज हो गई थी वो। कई सारे रहते हैं जैसे नए नए जर्नलिस्ट आते हैं उनको बेचारों को पता नहीं रहता है कि हाँ क्या लिखा हुआ है, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, कई सारे लोग बेसिकली गलत प्रोनाउंस करते हैं। इवन एक जिबूती नाम का वर्ड है, मैं भी उसको डिबूजीती बोला करता है, यानी कि डी साइलेंट है उसके अंदर में, तो कई बार इसके बारे में पता नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कोई माँ के पेट से सीख कर आता है, सब यहीं से सीखते हैं। तो कोई ऐसी छोटी छोटी कोई गलती करता है ना तो उसको बता दिया करो कि ये गलती कर रहे हो, ना कि उसकी मजाक उड़ाना। मैंने देखा है कमेंट बॉक्स में कई सारे बच्चे मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुझे ये भी नहीं पता है, ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है। कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आ रहा है, सबको यहीं से सीखना है, तो एक दूसरे की हेल्प करो यार, यही तो करना है। बेसिकली यहीं से सीख सीख के बढ़ते हैं, आप लोगों ने भी किसी से सीखा ही होगा, ठीक है, मैं भी किसी से सीख के यहाँ तक बढ़ा हूँ, पढ़ पढ़ के बढ़ा हूँ, आप लोग भी सीख कर ही आगे बढ़ोगे। तो एक दूसरे की हेल्प करो ना, इंजॉय करो इन चीजों को थोड़ा सा, ठीक है, ना कि मजाक उड़ाना। ओके, आगे बात करते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है चाइना के अंदर में। ये लीडर अपने आप को इस तरीके से एस्टेब्लिश कर चुका है कि आने वाले टाइम में दुनिया इसको याद रखेगी, चाइना में एक ऐसा लीडर आया था। लीडर क्या, एक डिक्टेटर बनता हुआ जा रहा है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जिस तरीके इसका रवैया है उस तरीके के रवैये को देखते हुए अब यहाँ पर राइटर ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये और ज्यादा कमांड टाइट कर रहा है। जो PLA है यानी कि चाइना के अंदर जो आर्मी है जिसको पीपल्स लिबरेशन आर्मी बोलते हैं। अब इंडिया को क्या करना चाहिए, हमारी कंट्री के साथ में काफी ज्यादा झड़प देखने को मिलेगी। अगर देखोगे आप लोग कई जगह, एक तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये पर्टिकुलर एरिया, आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, तो कई सारे एरिया है जो डिस्प्यूटेड एरिया है। अब अगर कोई ऐसा इंसान आ गया है तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि कहीं जाने वाला तो है नहीं, और हम लोग ऐसे भी नहीं है कि अपने देश को उठाकर कि यार ये सही नहीं है, घर हमारा अच्छा नहीं है, चलो अपना पड़ोसी चेंज कर लेते हैं, हमको तो ये पसंद आ रहा है यूएस से, यहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं।
तो ये ऐसा सही नहीं है, हम लोग को बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। और हिस्ट्री भी जब उठाकर देखोगे बैलेंस पर ही टिकी होती है। पर्टिकुलर पर्सन के साथ में रिलेशन को नॉर्मल करने की कोशिश करो, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर यूएसए वाला जो फंडा है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोगों को यहाँ पर चाइना से दूर करने की कोशिश कर रहा है। यूएसए अगर देखा जाए तो यूएसए अपने गेम के लिए खेलता है। यूएसए एक ऐसा देश है जो हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचेगा। तो हम लोग को देखना पड़ेगा हम लोग को बैलेंस कैसे बनाना है, क्योंकि एक पड़ोसी है उसके हम लोग साथ में इतने रिलेशन खराब न करें ताकि हम लोग के एक कभी बने ही ना। ठीक है, तो हमेशा नॉर्मल चीजों को करने की कोशिश करें, जहां जहां पर हम लोग काम कर सकते हैं मिलकर उनको सुधारने की कोशिश करें, एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करें। क्योंकि आज की डेट में बात करें, चाइना की एक तरीके से खस्ता हालत हो रखी है। चाइना के एक दो लंगोटिया यार हैं अगर देखा जाए तो। ठीक है, वो दो लंगोटिया यार आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक तो नजर आएगा कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया जो है चाइना को काफी हद तक सपोर्ट करता है हर एक मुद्दे के ऊपर में। और दूसरा तो पता ही आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, जो चाइना की गोद में बैठा रहता है वो है पाकिस्तान। तो ये दो ऐसे देश हैं जो कि आज के में चाइना के पूरे चहीते हैं। बाकी हर एक देश, अगर आसियान के सारे देश के बारे में आप लोग बात करोगे, वो हमेशा ये बोलते हैं कि इंडिया भी होना चाहिए साथ में जहां चाइना हो। क्यों? क्योंकि इंडिया चाइना को टैकल करेगा। तो यानी कि इंडिया का जो एक तरीके से ओरा है वो पॉजिटिव ओरा है, और चाइना का जो ओरा है वो नेगेटिव ओरा है। इसीलिए यहां पर मैक्सिमम देश जो है वो चाहते हैं कि इंडिया भी वहां पर रहे जहां पर चाइना है, ताकि चाइना का जो दबदबा है वो थोड़ा सा तो कम किया जा सके यहां पर। वरना चाइना हर टाइम हरकतें करते हुए नजर आता है। अभी चाइना थोड़ा चिलबिला भी गया है। रीजन क्या है? अभी आप लोगों को देखने को मिला चाइना के कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। जिंगजियान वाला रीजन के बारे में मैंने बात की थी। ठीक है, कि यहां पर एक जो कम्युनिटी रहती है उसको काफी ज्यादा इनके द्वारा एक तरीके से दिक्कत में डाला जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ में ताइवान वाला इशू हो गया, इसी के साथ में हांगकांग वाला इशू हो गया। ताइवान जो है वो अलग से एक देश बनने की कगार पे है। हांगकांग कह रहा है मेरे अंदर इंटरफेयर न करो चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। साउथ चाइना सी में चाइना की हरकतें आप लोग समझ सकते हैं चाइना क्या कर रहा है, तो उसके चलते ये देश वैसे इरिटेट हो जाते हैं। तो चाइना जो है उसके अंदर थोड़ा खौफ होने लगा है जब से यहाँ पर एयू केयूएस आया, इसी के साथ में क्वाड आया, तो चाइना और एग्रेशन में आने लगा है। तो चाइना के माथे पर सिकन आने लगी है। और ये नहीं कहते कि वो बाहुबली मूवी देखी होगी कि एक तरीके से नहीं कि इतना गुस्सा शाही परिवार की बहू पर अच्छा लगता है, वो बोलते हैं डायलॉग, मतलब जो भी परिवार रहता है वहां पर। तो इसी तरीके से चाइना के चेहरे पर इतना डर अच्छा लगता है। अगर इतना डर नहीं होगा तो फिर उल्टी सीधी हरकतें करेगा। तो ये इतना डर कम से कम चाइना के अंदर होना चाहिए। तो ये हरकतें यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है। तो इंडिया जो है ज्यादा है उसके साथ झड़पे ना, क्योंकि चाइना एक बदतमीज इंसान है। तो एक बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश करे तो वो ज्यादा अच्छा तरीका रहेगा। ये बातें यहां पर इनके द्वारा बोलने की कोशिश की गई है, और यही सही तरीका भी है। वरना फालतू में आनंद फानन में उल्टी सीधी हरकतें होती यहां पर नजर आएंगी। ओके, तो ये था बेसिक मुद्दा। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। अब आगे चलते हैं। यहां पर जो आर्टिकल नेक्स्ट आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करने वाला हूं, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहां पर बेसिकली अभी हुआ क्या, एक पर्टिकुलर जज है जो कि मद्रास हाई कोर्ट में है, और मद्रास हाई कोर्ट के इंसान को जब मेघालय के अंदर भेजा जाएगा तो कैसा लगेगा। तो ये यहां पर सोचने समझने वाली बात होगी। क्यों? रीजन ऐसा मैंने क्यों बोला, मद्रास हाई कोर्ट में जो जज है वहां पर 75 जज हैं टोटल मिलाकर, और जब मेघालय हाई कोर्ट के अंदर जा रहे हैं यहां पर ओनली 4 जज हैं, और 4 में से 2 जो है वो खाली हैं, अभी 2 जज। तो यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि एक बहुत बड़ी रियासत का मालिक था, उसको भेज दिया गया ऐसी जगह जहां पर उसके हिस्से में कुछ नहीं आता है। तो एक तरीके से इंसल्ट हो गई ना। तो बोला यह जा रहा है कि जो यहाँ पर चीफ जस्टिस थे मद्रास हाई कोर्ट के, उनको इस तरीके से भेजना, जिनका नाम था यहाँ पर संजीव बैनर्जी, तो ये सही तरीका नहीं होगा। और ऐसी हरकतें पहली बार नहीं की गई है। आज नहीं है कि ये क्या एक डायलॉग होता है कि ऐसी हरकत बार बार करता हूं, आदमी से प्यार करता हूं, तो पहले भी किया जा सका है 2019 में। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर एक यहाँ पर विजय के, जिनका नाम था थैलीरमनी, तो यहाँ पर ये काफी ज्यादा न्यूज में थी उस टाइम पर। ये क्या हुआ था, इनको भी कुछ ऐसे ही किया गया था, तो इनके द्वारा अपना रेजिग्नेशन दे दिया गया था। तो ये एक तरीके से सप्रेस करना, और बात किस पर कि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हम लोग बेटर एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो क्या ये बेटर एडमिनिस्ट्रेशन सही है? आप यहां से किसी पर्टिकुलर पर्सन को यहां से उठाकर अगर वहां पर आप लोग ले जा रहे हो, और वो भी एक तरीके से डिमोशन उसका कर रहे हो, ना कि प्रमोशन, तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके गुस्सा निकाला जा रहा है। अब ये गुस्सा कैसा है ये समझाया नहीं गया कि ये गुस्सा किस मुद्दे को लेकर है। कोलिजियम ने कहीं भी इसके बारे में नहीं बताया, तो इसीलिए कोलिजियम के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और यही मुद्दा था जब यहां पर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन हमारे देश में लाया गया था। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं रहेगा। हमारे संविधान के अंदर ओरिजिनली क्या प्रोविजन रखे गए हैं कि हम लोग जज को कैसे अपॉइंटमेंट करेंगे, इसके बारे में क्या बातें बेसिकली संविधान के अंदर बोली जाती है। तो 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कई बार पूछे गए हैं, आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217। आर्टिकल 124 आर्टिकल 217 ये हमेशा ये बताते हैं कि कैसे आप लोगों को जजों को अपॉइंटमेंट करना है। तो यहां पर क्या बताते हैं कि जजों को अपॉइंटमेंट कैसे करना है, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जज को अपॉइंट करेगा। कैसे? वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात करेगा कि यार बता भाई इनको अपॉइंटमेंट करना है नहीं करना है।
तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बताएंगे कि हाँ भाई साहब ऐसे कर लो अगर कर सकते हो। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये वर्ड सुनिएगा, नो। यानी कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है कि यार इनको अपॉइंट कर दो, प्रेसिडेंट कह रहे हैं नहीं पसंद आया यार, ठीक है, इसका चेहरा पसंद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, ये इंसान ना ये थोड़ा मोटा है, ये इंसान ना थोड़ा छोटा है, मतलब प्रेसिडेंट इंडिया कुछ भी अगर बोलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो ऐसा है कि यार चलो टाइम पास कर लेते हैं, चलो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछते हैं और क्या चल रहा है दुनियादारी में, उसकी बात माननी तो है नहीं है। तो ये फंडा था यहाँ पर पहले जुडिशरी को अपॉइंट करने का, यानी कि संविधान में ओरिजिनली बोला गया इन आर्टिकल को कि आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपॉइंट करेंगे यहाँ पर जजेस को, तो यहाँ पर कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में, पर लेकिन प्रेसिडेंट पर ये बाइंडिंग नहीं है। तो ये जो है काफी ज्यादा जजों को खल रही थी बात, जज बोल रहे हैं यार ये तो हमारी इज्जत ही नहीं करने, जब चाहे जिसको अपॉइंटमेंट कर देते हैं अपने हिसाब से अपने आदमी को बैठाते रहते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेइज्जती यहां पर हो रही थी। तो इसके चलते यहां पर लगने लगा कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो यहां पर एक केस आया 1993 में, तो कोलेजियम सिस्टम जो था उसका बेसिकली एक नींव रखी गई। अब बोला यह गया कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर में अगर किसी भी जज को अपॉइंटमेंट किया जाएगा तो भाई साहब एक कोलेजियम सिस्टम नाम की चीज आएगी। अब उस कोलेजियम सिस्टम में क्या किया गया, बोला 3 मेंबर उसके अंदर होंगे। 3 मेंबर में कौन होंगे, एक तो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 होंगे सीनियर मोस्ट जज। अब यहां पर अगर अपॉइंट करना है किसी को तो सलाह जो है यहां पर अगर जो दी जाएगी वो यहां पर ये कोलेजियम देगा प्रेसिडेंट को, और ये जो कोलेजियम की सलाह होगी ना ये प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगी। अब प्रेसिडेंट अपने हिसाब से काम नहीं करेगा, तो यहां से क्या हुआ, ये पूरा जजेस का जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम था कोलेजियम ने अपने हाथ में ले लिया कि अब जो हम बताएंगे तुम वो करोगे, ना कि तुम वो करोगे जो तुम चाहोगे। तो ये बातें यहां पर होगी। तो यहां पर ये हुआ 2 जज का सिस्टम आ गया यहां पर, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो 3 मेंबर का सजेशन यहां पर लेंगे, ये मुद्दा चलने लगा। फिर आगे चल के लगा यार ये अभी 2 कम है यहां पर, और 2 ऐड करो इसके अंदर में। तो फिर 1998 में क्या किया, अब इसको 5 मेंबर का बना दिया। अब टोटल 5 मेंबर हो चुके हैं, यानी कि 4 तो जज हो चुके हैं और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो चुके हैं। ये 5 मेंबर बेसिकली सलाह देते हैं कि किसको अपॉइंटमेंट करना है। तो यहां से एक पूरा एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हो गया। तो कंपोजिशन मैंने बता दी, 5 लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वीटो पावर, गवर्नमेंट जो है उसके पास में क्या अब यहां पर पावर रहेगी इसको लेकर, गवर्नमेंट बस रिटर्न कर सकती है यहां पर कि हाँ भाई साहब आप लोगों को अगर इनको अपॉइंट नहीं करना, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इस 4 जज ने भेजा कि यार इनको अपॉइंट करना है। अब गवर्नमेंट को लगा यार ये अपॉइंट करने लायक नहीं है, गवर्नमेंट ने इसको उल्टा भेज दिया, ठीक है। अगर फिर से यहां पर कोलेजियम ने उसी को नाम दे दिया नहीं हमको तो यही अपॉइंट करने हैं, अब गवर्नमेंट के हाथ में पावर नहीं है कि वो कुछ बोल सकेंगे। यानी कि मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट को एक पावर दे रखी है, आप लोग एक बार रिटर्न कर सकते हैं कि पसंद नहीं आई बात आप लोगों को, पर अगर फिर से उन्होंने उन्हीं के नाम आप लोगों को फॉरवर्ड कर दिए फिर आप लोगों के हाथ में कोई पावर नहीं है, फिर तो आप लोगों को घुटनों के बल चलकर ही आना पड़ेगा कि हाँ भाई इन्हीं को अपॉइंट करते हैं। तो ये मुद्दा यहां पर अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते कई सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है कि कोलेजियम सिस्टम के अंदर करते क्या हो, ये बता तो दिया करो भाई साहब, उसके अंदर खिचड़ी क्या बन रही है तुम ये बता ही नहीं रहे हो। और गवर्नमेंट को भी कई बार दिक्कत देखने को मिलती है, पर गवर्नमेंट ने भी सॉल्यूशन निकाल रखा है। गवर्नमेंट कह रही है ठीक है आओ आओ तो सही, तुम रिकमेंडेशन भेजोगे तो हमारे पास में, अगर हमको पसंद नहीं आया तो हम उसको रिटर्न नहीं करेंगे, हम तुम्हारे हाथ में मौका थोड़ी ना देंगे, हम उसके ऊपर बैठ जाएंगे पॉलिथी मारकर। यानी कि कोई अगर रिकमेंडेशन कोलेजियम सिस्टम ने दे दी तो गवर्नमेंट हरकत क्या करती है, 2 महीने 4 महीने मतलब 2-2 साल तक उनके ऊपर बैठी रहती है, रिटर्न ही नहीं करती है। रिटर्न करेंगे तभी आप लोग आगे बढ़ोगे ना, हमने रिटर्न ही नहीं करने, अब बढ़ लो कैसे बढ़ोगे आगे। तो ये इस तरीके की जो मजे लेती है गवर्नमेंट कई बार कोलेजियम सिस्टम के साथ में, इसके चलते भी दिक्कत देखने को मिल रही थी। तो बोला ये गया यार ये ना दोनों चूहे बिल्ली वाली जो रेस चल रही है ना ये इसको खत्म करते हैं, ठीक है, चूहे बिल्ले वाली इस रेस को खत्म करके हम लोग एनजेसी बनाते हैं। इसको बोला गया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी कि जुडिशरी के अंदर एक अपॉइंटमेंट किया जाएगा, उसका कमीशन यहां पर इनके द्वारा लाया गया है। तो इसके चलते हमारे संविधान में संशोधन किया गया, इसको 99वां संशोधन बोला गया, 2014 में यह संशोधन लाया गया, ठीक है, जजों को अपॉइंटमेंट कैसे करना है। तो ये जो संशोधन लाया गया इसमें क्या किया गया, दोनों के हाथ में पावर दे दी। एनजेसी एक्ट जो था वो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया, और इसके चलते फिर यहां पर एक पर्टिकुलर सिस्टम जो था वो रिप्लेस हो गया, जिसको कोलेजियम बोलते थे कि अब एनजेएसी काम करेगा। तो यहां पर 99वां जो कॉन्स्टिट्यूशन ये अमेंडमेंट किया गया, इसमें पावर दे दी कि ठीक है अभी इसको फोर्स में लेकर आते हैं, और 13 अप्रैल को इसको बेसिकली इंप्लीमेंट कर दिया गया कि हाँ इससे अब काम करेंगे यहां पर। तो इसके चलते क्या हो गया, अब यहां पर काम ऐसा चलने लगा कि इसमें क्या रहेंगे, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे और 2 सीनियर मोस्ट जज रहेंगे। तो मतलब क्या हो गया, मतलब यहां पर ये हो गया कि पहले वाला जो कोलेजियम था ना वो वाला आ गया यहां पर, यानी कि सीनियर मोस्ट जज रह गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए और 2 जज रह गए, यानी कि 3 तो तुम लोग रहोगे, ठीक है, जो पहले कोलेजियम लाया था 3 तो वो हो गए, बाकी यूनियन मिनिस्टर रहेंगे, लॉ मिनिस्टर और 2 एमिनेंट पर्सन रहेंगे, यानी कि टोटल 6 मेंबर रहेंगे। अब 6 मेंबर में 2 तो हो गए यहां पर बेसिकली जुडिशरी के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जज।
अब 3 हो गए यहाँ पर किसके हो गए, 3 हो गए यहाँ पर बेसिकली कहां से, ये हो गए गवर्नमेंट से, एक लॉ मिनिस्टर और 2 इनके नुमाइंदे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसके 2 चेले हो गए, और यहाँ पर जो बेसिकली यूनियन लॉ मिनिस्टर उनके 2 चेले हो गए। तो टोटल मिलाकर 6 लोग यहाँ पर आ गए। तो ये 6 लोग डिसाइड करेंगे। अब दिक्कत ये आ रही है इन 6 में से अगर दोनों में एक जुड़ जाए कि हाँ नहीं भाई हम लोग नहीं मानेंगे, तो फिर मुद्दा रुका रहेगा यहाँ पर। मान लीजिए तीनों ने बोल दिया यहाँ पर कि हम नहीं करेंगे और तीनों ने बोल दिया हम ये करेंगे और मिल नहीं रहे, तो फिर दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो एनजेएसी एक तरीके से बोला गया, एनजेएसी नोट टू रिकमेंड पर्सन इफ एनी 2 मेंबर डिड नॉट एग्री, यानी कि अगर इनमें से 2 मेंबर भी अगर एग्री नहीं हो रहे हैं तो उसको रिकमेंड नहीं किया जाएगा। तो ये काफी बड़ी बात यहां पर होने लगी। तो इसके चलते लगा कि ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि अपॉइंटमेंट हो ही नहीं पाएगी, यहां पर दिक्कतें चलती रहेंगी। तो इसलिए बोला गया यहां पर कि आप लोग ये जो बेसिकली यहां पर ये जो फंडा लेकर आए हो यहां पर एनजेसी का, इसको खत्म करो। क्यों? क्योंकि जुडिशरी के अंदर ये इंटरफेयर कर रहा है। तो यहां पर हमारी कंट्री में एक केस था जिसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, केशवानंद भारती केस। उसने बोला बेसिक स्ट्रक्चर का एक कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। वो केस आया था 1973 में, ठीक है, उसको नाम से याद रखिएगा। इसको 1973 में हमारी कंट्री में, मैंने आप लोग कई बार बताया कि टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था, तो उससे याद रखना इसको टाइगर के साथ में कनेक्ट कर। ये केस भी ऐसा ही था, टाइगर से कम नहीं है ये, ठीक है। इसने बेसिकली जो घुमाया भाई साहब, मतलब ये केस देख के ना मेरा मजा आ गया। देखो पता कि क्या बोला, मैं आप लोग एक मिनट एक स्लाइड खोलता हूं तभी आप लोग समझ पाएंगे। एक सेकंड रुकना। इनके द्वारा बड़ा ही माइंड ब्लोइंग काम किया गया इस केस में। 1973 में जो केस है यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया, वैसे तो हमारी कंट्री में पार्लियामेंट जो है वो सोवरन है, उसके हाथ में फुल पावर है, वो जो कर सकती है, ठीक है, मतलब जहां से चाहे संविधान को वो अमेंडमेंट कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की पावर तो दे दी यहाँ पर जुडिशरी को, पर लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था, जुडिशरी को बोल रहा हूँ सॉरी, जो पार्लियामेंट को, ठीक है, तो पार्लियामेंट को पावर तो दे दी, पर ये बोल दिया कि आप लोग बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका हनन नहीं करेंगे, ठीक है। तो पार्लियामेंट बोली कि ठीक है यार, हमको तो पावर मिल गई बहुत सारी, हम तो अब बेसिक स्ट्रक्चर का हनन नहीं करेंगे पर लेकिन बनाते रहेंगे। तो पार्लियामेंट को क्वेश्चन आया, पार्लियामेंट सो रही थी एक दिन, पार्लियामेंट उठी तो पार्लियामेंट ने बोला सुप्रीम कोर्ट को जाकर, यार ये तो बताओ पर ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कि हाँ हम लोग किस दायरे में जाकर हम लोग बेसिकली अमेंड कर सकते हैं। तो जब पार्लियामेंट गई सुप्रीम कोर्ट के पास में और पार्लियामेंट ने पूछा, तो उसका मुद्दा यहां पर ये निकल गया कि भाई साहब जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ना हम अपने आप डिसाइड करेंगे केस टू केस में। इनके द्वारा ये बोला गया तुम आओ तो सही हमारे पास में, फिर हम लोग बताएंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कितना तुमको हमको पावर देना है और कितना पावर नहीं देना है, ये मुद्दा हमारे हाथ में रहेगा फिर। तो ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि यानी कि इनडायरेक्ट वे में कि दूसरी साइड से जाकर कान पकड़ लिया कि ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम तुमको। तो ये केस इसीलिए बहुत फेमस है, केशवानंद भारती केस। इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर बना रखा है पॉलिटी के अंदर, देखिएगा आप लोगों को सुन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, चक्षु खुल जाएंगे आप लोग, ठीक है। अभी यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया, यहां से ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। अगर आप लोगों ने पहले लेक्चर सुन रखे तो आप धड़ल्ले से ऐसे आंसर दोगे। क्या था यहां पर बोला गया था बेसिकली कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट नहीं है। अगर बात करें ये यहां पर आप लोगों को मैंने याद होगा पहले भी कोलिजन सिस्टम पढ़ाया, तो ये लिस्ट मैंने आप लोगों को दिखाई थी। ये लिस्ट दिखाने का मतलब यहां पर यही था ताकि ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग के बने तो उनका सोल्यूशन आप लोग निकाल सको, ठीक है। तो यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया, लेक्चर देख लेना, सारे क्वेश्चन मैक्सिमम जो आएंगे बाहर नहीं आएंगे यार। करंट अफेयर को तो ऐसा कर दूंगा ना, करंट अफेयर और पॉलिटी तो आप लोग एक बार को बोल सकते हो कि मैं हूं ना, ठीक है, उस लेवल पर आप लोगों को लाके रख दूंगा। पर लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा मेरा साथ देना पड़ेगा, रिवीजन करते रहिएगा। स्टैटिक पोर्शन जो बैकग्राउंड में पढ़ाऊंगा ना जाकर, उसको थोड़ा सा कवर करते रहिएगा मेरे साथ में, और रेगुलर लेक्चर सुनते रहिएगा। आप लोगों को ऐसा कर दूंगा कि आप लोग एग्जाम में जाकर बोलोगे कि हम ही हम है तो हम ही हम है, बस, ठीक है, वो वाला फीलिंग आएगी। अभी देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उसकी बेंच जो है वो लखनऊ के अंदर में, क्या ये सही है? आइए देख लेते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट हाजिर हो गया, ये लखनऊ में है, जी हाँ बिल्कुल है, क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ठीक है। दूसरा बोला गया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बेंच जो है वो ग्वालियर में है, आइए देख लेते हैं। मध्य प्रदेश हाजिर हो, कहां है मध्य प्रदेश भाई बताओ तो सही। मध्य प्रदेश ग्वालियर में है, जी हाँ बिल्कुल है, ये रही ग्वालियर में, ठीक है, ये ग्वालियर में भी है बेंच और इंदौर में भी है, ठीक है। तो ये आप लोग देखते हैं, ओके। आगे चलते हैं। यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि राजस्थान हाईकोर्ट के जो है बेसिकली वो जोधपुर के अंदर है। देख लेते हैं राजस्थान के बारे में। अब राजस्थान कहाँ है भैया? राजस्थान राजस्थान राजस्थान, अरे कहाँ गुम हो गए वो, ये रहो, ठीक है। तो जोधपुर में है इसकी बेंच, जी हाँ बिल्कुल है राजस्थान के अंदर, तो ये भी होगी जोधपुर में, ठीक है, तो ये भी हो गया। अब यहाँ पर बात की जा रही है गुवाहाटी, गुवाहाटी हाईकोर्ट की कोई बेंच नहीं है, ये बोला गया। तो गुवाहाटी कहां पर है आप लोग को देख लेते हैं। बेसिकली गुवाहाटी हाईकोर्ट कहां पे भी दिखने को मिलेगा, यह गुवाहाटी हाईकोर्ट। बोला गया कि इसकी बेंच कोई है, जी हाँ भाई साहब, तीन है, ठीक है। ये कोहिमा हो गया, आइजोल हो गया और ईटानगर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो स्टेटमेंट यहां पर गलत होगी। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि क्या हम लोग को ये सारी चीजें रटनी होती हैं? बिल्कुल नहीं रटनी होती है, ठीक है। एक तो कुछ तो इंपॉर्टेंट ये याद रखिए, जो सबसे पुराने हाईकोर्ट है उनके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, जो लेटेस्ट हाईकोर्ट बने उनके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, और इसी के साथ में अपना जो जिस राज्य से आप लोग आते हैं उसका अगर कोई हाईकोर्ट है तो उसके बारे में कम से कम पता होना चाहिए। कई सारे ऑप्शन आप लोग एलिमिनेट उससे कर लोगे, ठीक है। समझ में आया क्या बोला? सारी चीजें नहीं रटनी होती है, एलिमिनेशन पर आप लोगों को खेलना होता है, ठीक है। तो इसके बेस पर आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग के डायरेक्ट यहां पर बन जाते हैं, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप
आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि क्या क्या हमारी कंट्री में सिस्टम फॉलो किया जाता है, तो ऐसा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो अभी जो यहां पर जजेस को इस तरीके से ट्रांसफर किया जा रहा है, तो ये सही नहीं है, तो इस तरीके से काम को करना। तो बोला जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर कर दिया आप लोगों ने, तो ऐसे ही काम कर दिया जैसे 1900 जैसे ने एक तरीके से बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में, तो वो वाला काम कर दिया कि हाँ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर कर रहे हैं। तो क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है भाई साहब, इससे हट जाओ, ठीक है। यानी कि ये बोला जा रहा है कि कॉलेजियम को ये सारी ये वाली बदतमीजी आप लोग न करो। हाई कोर्ट जो है उसके जो चीफ जजेस हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आइडेंटिफाई करना टैलेंट कि हाँ किस किस को अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है, कोर्ट के अंदर में, ठीक है। इसी के साथ में एडमिनिस्ट्रेशन के कैसे फंक्शन लेकर चलने हैं, तो ये सारे मुद्दे यार ऑलरेडी वो बताते हैं लोगों को। तो रीजनेबल आप लोगों को यहां पर एक रीजन देना चाहिए था कि हाँ क्या क्या चीजें हैं, और रीजनेबल एक टेन्योर यहां पर रहना चाहिए कि इंसान का अगर कोई काम करे, ऐसा थोड़ी ना कि आप लोग के मन में उठाकर उसको फेंक दिया, ये तो गलत बात है, ये नहीं चलने का, नहीं बोलते ऐसे बोलते हैं, ये नहीं चलने का तो वो वाली बातें होती है। तो चीफ जस्टिस जो है यहां पर अगर उनके बारे में बात करें तो वो यहां पर अगर बात करें तो बोला जा रहा है कि एक तरीके सुप्रीम कोर्ट जो है, ठीक है, तो उनको एक लेजिटिमेट क्वेश्चन की बात आती है कि हाँ सफिशिएंट रीजन तो दो कि ट्रांसफर आप लोग कर रहे हो, उनको किस लाइन पे कर रहे हो, आप लोग कुछ बता ही नहीं रहे हो, आप लोग बोल रहे हो हमारा मन कर देंगे, हमारा मन ऐसे ही करेंगे, ऐसे थोड़ा ना होता है। यहां पर अभी बात करें 10 महीने इनको हुए थे ओनली, ठीक है, कुछ टाइम इनको और रहने दो, अभी तो ये रिटायर भी होने वाले हैं, तो इनको ही काम करने दो, अच्छा काम करें। तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो ट्रांसफर का जो प्रोसीजर है ये काफी ज्यादा वेग हो गया है, इसके अंदर पता नहीं चलता है कौन कौन क्या कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से जो इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर आता है, अगर ट्रांसफर करना है, और नॉर्मली मैंने बोला आप लोगों को कॉलेजियम सिस्टम उसके अंदर कौन होता है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 4 मेंबर और होते हैं, तो टोटल मिलाकर 5 मेंबर होते हैं। पर यहां पर ये भी फॉलो नहीं किया गया, एक कोई इन चारों से नहीं पूछा गया जो 4 मेंबर थे, एक जूनियर था उससे पूछ लिया गया और इन चारों को भी साइड में कर दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला मैंने राय ले ली है, ऐसे थोड़े ना होते हैं, ये तो गलत बात है। तो ये वाला मुद्दा हो गया, यानी कि 5 मेंबर भी यहां पर जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको भी फॉलो नहीं किया गया, तो आर्बिट्रेरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी मनमानी चला रहे हैं। तो ये बातें यहां पर राइटर बोल रहे हैं कि ये गलत बात है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। तो एक तरीके से अगर किसी को ट्रांसफर करना है, अगर कुछ ऐसा काम करना है, तो यहां पर बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव नीड रिलेटेड टू परफॉर्मेंस, तो बताओ तो सही कि हाँ रिलेटिव में चल क्या रहा है, तो आप लोग उसको ढंग से बता ही नहीं रहे कि जो भी डेवलपमेंट आप लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, तो नोट एग्जैक्टली वो जो दिख रहा है वो है नहीं है, और जो है वो दिख नहीं रहा है, तो यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, तो इस गड़बड़ को सुधारो। तो ये सही तरीका नहीं है, इस तरीके से ये वीकनेस है कॉलेजियम सिस्टम की, और ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। किसी भी जज को अगर ट्रांसफर करना है हाई कोर्ट में इस तरीके से, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 222 ठीक है, और ये कब से 26 नवंबर 1949 यानी कि 1949 से आर्टिकल आप लोग को देखने को मिलेगा। तो 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिए, ठीक है। 2 तो आर्टिकल है 124 या 217, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं जज का यहां पर बेसिकली वो सॉरी अपॉइंट करते हैं जज को हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। बाकी ये वाला जो है ये ट्रांसफर के बारे में बता दिया आर्टिकल 222, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखेगा। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता देता हूं जो याद रखना, आर्टिकल 145 क्या करता है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पावर देता है कि कोई भी बेंच जो है वो बना सकते हैं यहां पर अगर संविधान से रिलेटेड कोई मैटर है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। अब कोई भी मैटर हो सकता है, जैसे कि अभी अगर बात करें रिजर्वेशन के बारे में कोई मुद्दा आ गया, ठीक है, उसके बारे में कोई मैटर बन गया, या फिर अभी क्या बात की जा रही है, कोई भी पुराना मुद्दा उठ गया उसको फिर से रिव्यू करने की बात आ गई, तो कोई बेंच बनाई जाएगी, तो आर्टिकल 145 के तहत यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाएंगे। इंपॉर्टेंट मुद्दा एक और आर्टिकल याद रख सकते हैं आप लोग, आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 क्या होता है, इसमें बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो रहते हैं वो एडवाइस देते हैं किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सॉरी एडवाइस देते हैं किससे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कॉलेजियम से, तो उसके लिए भी वो बेंच बना सकते हैं एडवाइस देने के लिए भी, तो ये आर्टिकल 143 में आता है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो एक बार पढ़ लो यार, सारी कहानी खत्म हो जाएगी ना, क्यों फालतू में चक्कर में पढ़ना है, ठीक है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, लगे रहो और फाड़ दो पेपर को, ठीक है। तो ये जो जज हैं इनके साथ में जाती हुई है, यस या फिर नो, आप लोग बताइए आप लोगों को इसके बारे में सुनकर कैसा लगा, यानी कि सही है या फिर गलत है, आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मुद्दा है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में उसको लेकर नहीं होनी चाहिए, और अगर होगी भी तो फिर उसको दूर कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर एक नेक्स्ट आर्टिकल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और यहां पर ये बात करेगा किसके बारे में, ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के बारे में बात करेगा, ठीक है। तो ग्लोबल जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है उसके बारे में समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार आप लोगों से क्वेश्चन ये बन जाता है कि किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, तो पहले तो ये क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा बन जाएगा, पूछ लिया जाएगा, तो याद रखिएगा रिलीज किए जाते हैं यहां पर, ये बेसिकली एक है पर्टिकुलर जिसका नाम है जर्मन वॉच, तो जर्मन वॉच के द्वारा पब्लिश किया जाता है, और इसके अंदर कितनी डेथ हुई है, 1 लाख में से कितने यहां पर जो पर्टिकुलर एरिया में रहते थे उनकी डेथ हुई है, यहां पर सम ऑफ लॉस कितना हुआ है परचेजिंग पावर पैरिटी का, यानी कि जो खरीद सकते थे लोग अब उनकी क्षमता उतनी खरीदने की नहीं रही है। इसी के साथ में लॉस कितना हुआ है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी। जीडीपी क्या होती है, एक कंट्री की फिजिकल बाउंड्री के अंदर एक साल के अंदर कितनी गुड्स और सर्विस जो है वो प्रोड्यूस की जा रही है, वो उस देश की जीडीपी कहलाती है, तो उसको ये चेक करता है। तो अभी ये इंडेक्स यहां पर सामने निकल कर आया, तो उसी के बारे में हम लोग समझेंगे
जो कि काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स यहां पर हो जाता है और कई बार आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर ढंग से कर पाओगे तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको समझ लेते हैं एक बार, ताकि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी और अच्छे से रहे। ठीक है, तो क्या क्या बातें की जा रही है, तो इंडेक्स के बारे में अगर अभी हम लोग बात करें तो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है, जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। बात यहां पर ये की जा रही है कि इंडिया की जो पोजीशन है वो 7th है। ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे जो बर्बाद कंट्री है, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है, उसमें हमारी रैंक जो है वो 7वें नंबर पर है, यानी कि सबसे ज्यादा मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर बहामास, जापान, मालावी, और यहां पर आप लोगों को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। ये वो देश है जहां पर सबसे ज्यादा बर्बादी आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये जो बर्बादी है ये काफी खतरनाक लेवल पर जाकर पहुंच जाती है जब यहां पर क्लाइमेट चेंज के बारे में आप लोग बात करते हैं। तो इस सॉल्यूशन को, इसको बेसिकली सॉल्यूशन निकालने की बात की जा रही है, ताकि चीजों को ढंग से हैंडल किया जा सके। तो एक तो इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये हो गया, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा कि अभी 2021 में हमारी रैंक क्या आई है, वो हमारी 7वीं रैंक है। ठीक है, ये किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो जर्मन वॉच के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। और हमारी रैंक कितनी है, हमारी रैंक है यहां पर क्या, ये है हमारी रैंक बेसिकली 7वीं रैंक। ठीक है, तो ये दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने 1 लाख पे मरे हैं, एब्सोल्यूट लॉस कितना हुआ है, ठीक है, जीडीपी का कितना लॉस हुआ है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। बेसिकली 2020 का यहां पर दिखाया गया 131 रैंक यहां पर बताई गई है। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग को देखने को मिलेगा कि अगर यहां पर 2000 से लेकर 2019 तक का, यानी कि अगर पिछले 20 सालों का आप लोग देखें मोटे मोटे तौर पर कि कितना लॉस सबसे ज्यादा किस कंट्री में हुआ है, तो उसके बेस पर देखेंगे तो यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा ये है यहां पर प्यूर्टो रिको। ठीक है, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर म्यांमार, तीसरे नंबर पर हैती, चौथे नंबर पर फिलीपीन। इंटरेस्टिंग चीज बता दो आप लोगों को थोड़ी सी, मैक्सिमम आप लोगों को आइलैंड वाले जो एरिया हैं उन पर इंपैक्ट पड़ता हुआ ज्यादा नजर आएगा। ठीक है, यानी कि जहां पर आइलैंड वाला एरिया नहीं है वहां पर आप लोगों को ज्यादा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा इन चीजों का, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस देने की बात यहां पर की जा रही है। जहां जहां आइलैंड है वहां वहां आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो ये काफी बड़ा मुद्दा है यहां पर। तो टॉप 10 सॉरी हिचकी आ रही है इतना याद क्यों करते रहते हो यार, पढ़ाता रहता हूं ना आप लोगों को, पढ़ाने के बीच बीच में भी आप लोग याद करते हुए, ये गलत बात है। पढ़ा लिया करो उसके बाद में याद किया करो। ठीक है, कि सर ने कैसा पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया तो अच्छे से याद किया करो, बुरा पढ़ाया तो बुरे से याद करो कि आज तो कुछ नहीं पढ़ाया। ठीक है और फीडबैक दे दिया करो, आप लोगों को तो पता रहता है ना। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लोग बता सकते हो उसको, कैसे, आप लोग लाइक या डिसलाइक कर, वीडियो पसंद नहीं आती ना तुरंत डिसलाइक का बटन दबाओ, साइड में होता है एक नीचे अंगूठा रहता है, उसको नीचे को और अंगूठे को दबा दो, ब्लू हो जाएगा वो, यानी कि उसको डिसलाइक कर दो। पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं। बाकी एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा लगता है आप लोगों को तो 10 में से आप लोग मार्क्स भी दे सकते हैं कि लेक्चर कैसा लगता है, तो भड़ास निकाल लिया करो। अगर लगता है लेक्चर अच्छा नहीं बनाया, ठीक है, तो आप लोग अपनी भड़ास भी निकाल सकते हो। तो आप लोगों को भरपूर मौका दे रखा है। ठीक है तो कहने का मतलब है कि फीडबैक जरूर दिया करो, इससे पता चलता रहता है मुझे कि लेक्चर कैसा बन रहा है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर अभी क्या क्या बातें इनके द्वारा बोली जा रही है, तो आप इंपॉर्टेंट मुद्दा अगर आप लोगों से कोई पूछ ले, क्लाइमेट चेंज जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 13वां है, तो काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर बन जाते हैं। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, तो आप लोग याद रखिए। लाइफ बिलो वाटर हो गया, ये आप लोग को देखने को मिलेगा कई बार, ये भी इन्वायरमेंट पर नुकसान की वजह से। और लाइफ ऑन लैंड के बारे में आप लोगों को कई बार दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ये कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार पूछे गए, जिनके बारे में आप लोग को याद रखना है, कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर देख लेते हैं, ये आप लोग यहां पर समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर बात की जा रही है बेसिकली मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामास, जो ये आइलैंड है, ये सबसे ज्यादा यहां पर इंपैक्टेड अभी हुए हैं। ठीक है, यानी कि 2019 के डेटा के हिसाब से बात करें 2021 में जो रैंक आ रही है, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट इनके ऊपर पड़ा है। पर लेकिन अगर 2000 से लेकर 2019 तक का, यानी कि पिछले 2 दशक की अगर बात करें, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ा है, तो ये पड़ा है यहां पर प्यूर्टो रिको, म्यांमार और हैती। तो ये डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं कि इस इंडेक्स के हिसाब से लास्ट ईयर किस किस पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है और पिछले 20 सालों में किसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। तो अगर कोई भी आप लोगों से ऐसी बातें पूछ ले, तो आप लोग बोलोगे यार इसके बारे में तो पता ही नहीं था। तो इसके बारे में आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। अलग अलग बातें पर लेकिन डिफरेंस थोड़ी चीज बन जाती है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डिटेल में आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में यहां पर अगर आप लोग याद रखोगे, आंसर राइटिंग में भी आप लोग इसको यूज कर सकते हो बेसिकली।